Hello friends and welcome back to Corbett YouTube channel and welcome back to most asked interview questions and answer series on Spring Boot framework। आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ एंड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। प्लस मैं जब आपको समझाऊंगा तो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट नहीं समझाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, जिससे क्या होगा आपका कंसेप्ट जो है थियोरेटिकल लेवल में भी एंड प्रैक्टिकल लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या होगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं वाइल गिविंग द इंटरव्यू और आपका काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बेनिफिट होता है इंटरव्यू में तो ज़रूर मेरे वीडियो पर आके कमेंट कीजिए। It will encourage me a lot. So thank you so much. Let's get start with the topic and start saying one by one all the question and answer. So first question है हमारा what is Spring Boot? So Spring Boot is a framework that simplifies the development of production ready standalone and production grade Spring based application। यानी कि Spring Boot framework ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके हम लोग प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ मिनिमम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रिंग बूट। सो स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाइज कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमाइजेस बॉयलरप्लेट कोड, प्रोवाइड प्रोडक्शन रेडी फीचर्स लाइक मैट्रिक्स एंड हेल्थ चेक्स एंड ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्सटेंशन। यानी कि जब हम लोग स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड होते हैं, यानी कि अगर मैं बिन क्रिएट करना है, ऑटो वायर करना है, तो अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ करते रहेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कोड हमें लिखने पड़ते हैं। बट स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता, यह ऑटोमेटिकली जो है हमारा फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। प्लस लाइक हेल्थ चेक हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये जो टॉपिक होता है वो आता है एक्चुएटर के अंदर। सो ये नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि हम लोग बहुत सारे डिपेंडेंसी को इनबिल्ट है जो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और उसका जो बेनिफिट्स है हम लोग ले सकते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग आवर एप्लीकेशन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Spring Boot auto configuration automatically configure your application based on the dependency you include, reducing the need for manual configuration। यानी कि जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर पहले यूज़ करते रहेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो भी सपोज जार हमें यूज़ करना है, कोई भी चीज़ें यूज़ करना है तो वहाँ पे हमें जार मैन्युअली डाउनलोड करके वहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो वहाँ पे वर्जन का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। बट स्प्रिंग बूट काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वहाँ पे क्या होता है आपको सब पेरेंट कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि पेरेंट का वर्जन ये है, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली जितने पे डिपेंडेंसी उस वर्जन के साथ लिंक रहेंगे वो हमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके मिल जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी हो जाता है, तो उतना ताकझाक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशंस। सो Spring Boot application annotation is a convenience annotation that combines configuration, enable auto configuration and component scan to configure and bootstrap a Spring application। अगर ये क्वेश्चन को बोला जाएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जब स्टार्टिंग में पूछा जाता है ना स्प्रिंग बूट के ऊपर क्वेश्चन, तो यही स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। सो इन तीनों एनोटेशन को यूज करने के बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एनोटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। सो आप देखेंगे ना स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट में अगर मेजर डिफरेंस मालूम किया जाए तो हम लोग देखेंगे pom.xml में जो भी हम लोग जार फाइल डिफाइन करते हैं उसको हमें मैनुअली डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया उसको भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है। सो स्प्रिंग इज अ कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ एंटरप्राइज एप्लीकेशन, while Spring Boot is a project within the Spring ecosystem that simplifies the setup
एंड डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन, यानी कि हम जो भी सेटअप करना चाहते हैं उसको काफ़ी अच्छा और रिड्यूस कर देता है, यानी कि हम लोग मिनिमम टाइम में उस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस हमें जार फाइल को लोड करना है, ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाएगा और हमें सिर्फ बिजनेस लॉजिक पर काम करना है, ना कि कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वो सारी चीज़ें स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क हैंडल कर लेता है। 6th क्वेश्चन, हाउ डू यू ओवरराइड स्प्रिंग बूट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यू कैन ओवरराइड स्प्रिंग बूट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बाय प्रोवाइडिंग योर ओन कॉन्फ़िगरेशन फाइल और बीन्स विद द सेम नेम। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए कैसे समझा आपको, सपोज मेरे पास एक URL है, ठीक है, /student/add। अभी ऐड का जो लेटर है वो क्या है, स्मॉल में ADD, स्मॉल लेटर में सब, बट हम लोग उस चीज़ को ओवरराइड करके उसको केस इनसेंसिटिव भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग कैपिटल A स्मॉल dd डालेंगे तो भी चल जाएगा और कैपिटल A कैपिटल D डालेंगे तो भी चल जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। IDEA में आता हूँ, इंटेलिजेंट में, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, इससे मुझे समझाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा एंड आपका भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ये स्प्रिंग बूट इंटरव्यू का मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे कोड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ 1 by 1 एंड देखेंगे ये हमारा मेन फाइल है। एंड डिपेंडेंसी में मैं जस्ट एज ऑफ नाउ मैंने बहुत सारे डिपेंडेंसी ऐड कर लिए हैं, जस्ट आपको समझने के लिए, और इसका लिंक जो है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी हमें क्या समझना है कि यू कैन ओवरराइड स्प्रिंग बूट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बाय प्रोवाइडिंग योर ओन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और बीन्स विद द सेम नेम। अभी देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्फ़िग में, पाथ कॉन्फ़िग में। जब भी आपको पाथ को ओवरराइड करना रहेगा, यानी कि उसको इनसेंसिटिव बनाना रहेगा, तो वहाँ पे कैसा है ना, हम लोग एक पाथ कॉन्फ़िग, सपोज मैंने क्लास, आप कोई भी क्लास का नाम क्रिएट कर सकते हैं, उसको @कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन कर, जिससे क्या होगा, जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा वेब MVC कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट को, और वह मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर पाथ मैच। एंड यहाँ पर configurer.setPathMatcher एंड यहाँ पे केस सेंसिटिव को करना पड़ेगा फॉल्स, ठीक है। अभी देखिए मैं एक कंट्रोलर क्रिएट किया है, स्टूडेंट कंट्रोलर, एंड यहाँ पे देखेंगे मैंने /request mapping /students/add/get, मैंने पोस्ट मैपिंग क्रिएट किया हुआ है, गेट मैपिंग का मेथड क्रिएट किया हुआ है। तो मैं एक बार एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको जो मैंने ये कॉन्फ़िगर किया ना, पाथ केस सेंसिटिव को फॉल्स किया, उसको हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं पोस्टमैन में जाके। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, पोर्ट नंबर 8080 पे जाते हैं पोस्टमैन में। मैं पोस्टमैन में आ गया। अब यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 student/get करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे आएगा रेस्पॉन्स, डेटा फाउंड सक्सेसफुली, बिकॉज इस कोड में मैंने यहीं पे ये रिटर्न किया हुआ है। जब गेट करेंगे तो जस्ट रिटर्न डेटा फाउंड सक्सेसफुली। अभी सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ कैपिटल गेट और वापस से सेंड करता हूँ, देखिए डेटा फाउंड सक्सेसफुली। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि हम लोग अगर स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा और कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा। अभी हम लोग कोड में चेंज करते हैं और फिर से हिट कर, देखिए क्या आएगा अपने को। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ट्रू और एप्लीकेशन को करता हूँ मैं रीस्टार्ट, स्टॉप एंड रीरन एंड लेट्स चेक। हमारा एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन को। तो ये हो गया स्टार्ट हमारा 8080 पे। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे हिट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हिट नहीं हो, कोई भी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं चल रहा। अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो देखिए डेटा फाउंड सक्सेसफुली। स्मॉल में जो है हमारा प्रॉपरली चल रहा है, बट अगर मैं कैपिटल करता हूँ तो हमारे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। मेथड नॉट अलाउड यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है, बिकॉज ये जो गेट है वो कैपिटल का हमने स्टूडेंट कंट्रोलर में डिफाइन नहीं किए है, वहाँ पे हमारा स्मॉल लेटर। अगर इसको हम लोग अगर फॉल्स करेंगे तो हमारा कोड प्रॉपरली चल जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्प्रिंग बूट स्टार्टर कंसेप्ट। अभी स्प्रिंग बूट स्टार्टर कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, पर ध्यान दीजिए। Spring Boot Starter are the pre-configured templates that help you quickly set up a specific type of application, such as web application, by providing the necessary dependency and configuration। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करता हूं और pom.xml में जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना एट द टॉप स्प्रिंग बूट स्टार्टर पैरेंट। तो ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर पैरेंट का हम लोग जो है वर्जन डिफाइन करते हैं। और सपोज अगर हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
स्प्रिंग जो है वेब का डिपेंडेंसी मैं लोड करूंगा और इसके बेसिस पे मैं वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूं और जितने भी जार फाइल रहेंगे ऑटोमेटिकली मुझे डाउनलोड होके मिल जाएंगे। तो यही कंसेप्ट होता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर कंसेप्ट का, ठीक है। व्हाट इज स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एंड व्हाट इज इट्स पर्पस? सो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर प्रोवाइड्स प्रोडक्शन रेडी फीचर्स लाइक एप्लीकेशन मैट्रिक्स, health checks and environment information. It used for monitoring and managing Spring Boot application. ये जो फीचर है एक्चुएटर का, ये हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, लोकल सिस्टम में मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और उसका यूज़ होता है हेल्थ चेक करने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है उसका हेल्थ कैसा है, प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है कि नहीं, कितने मैपिंग है, कितने बीन्स हमारे सिस्टम में क्रिएट हुए, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट एक्चुएटर का। सो इस कोड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुएटर, जो यहाँ पे मुझे दिखेगा। देखिए आप यहाँ पे एक एक्चुएटर करके टैब है कंसोल के जस्ट राइट हैंड साइड में, एंड यहाँ पे जब क्लिक करेंगे देखिए कितने बीन्स है यहाँ पे एप्लीकेशन में। ये सारे बीन्स जो है हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ने क्रिएट किया है इनबिल्ट बीन। देन हेल्थ पे जाएंगे तो डेटाबेस का हेल्थ हमें मिल जाएगा पोस्टग्रेस हमारे पास, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखिए application.yml में मैंने पोस्टग्रेस का यहाँ पे डाला हुआ है, तो डीबी का प्रॉपर है, वैलिडेशन क्वेरी इज वैलिड है। डिस्क स्पेस की बात करेंगे तो वो भी चेक कर सकते हैं कितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। एंड मैपिंग की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जैसे स्टूडेंट ऐड हो गया, स्टूडेंट गेट हो गया, स्टूडेंट गेट आईडी, तो जितने भी हमने मैपिंग क्रिएट की हर एक चीज़ का डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है। तो एक्चुएटर का यूज जो है हम लोग इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू इनेबल स्प्रिंग बूट एक्चुएटर इन योर एप्लीकेशन? सो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू कैन इनेबल स्प्रिंग बूट एक्चुएटर बाय adding the Spring Boot starter actuator dependency to your project's build file and configuring it in the application.properties और application.yml file। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, सो pom.xml में pom.xml ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर। सो ये डिपेंडेंसी को हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, प्लस आप जो application.yml फाइल है या फिर application.properties फाइल जो भी आप यूज़ करते रहेंगे वहाँ पर management.endpoints.web.exposure और कौन कौन से एंड पॉइंट को हमें अलाउ करना है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल यूज्ड फॉर इन स्प्रिंग बूट? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल इज यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरिंग प्रॉपर्टीज इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस कनेक्शन सेटिंग हो गया, लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बहुत सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एप्लीकेशन डॉट yml या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज दोनों सेम चीज़ें। लाइक हमें एक्टिव प्रोफाइल मेंशन करना है तो वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी मेंशन करना है तो वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ड्राइवर कौन सा यूज़ करना है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं, प्लस दैट जीपीए कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया अभी जस्ट एक्चुएटर का, एंड लॉगिंग इन्फॉर्मेशन ये भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि इतना ही यूज़ है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अगर आप कंपनी में काम करते रहेंगे आपको पता रहेगा application.yml और application.properties फाइल का यूज़ जो है हमारे सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, What are profiles in Spring Boot and how are they useful? तो यहाँ पे देखिए profiles allow you to define different set of configuration for different environment. For example, development हो गया, production environment हो गया और use cases. You can activate a profile using the spring.profile.active property. तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे कौन सा प्रोफाइल अभी है, spring.profile.active। कौन सा प्रोफाइल एक्टिव है हमारा, dev का। तो एप्लीकेशन का जो भी dev के रिलेटेड प्रॉपर्टीज रहेंगी ना उसका हम लोग यूज कर सकते हैं while running ओवर एप्लीकेशन। और आपको कंसोल में दिखाऊँ ना, कंसोल में भी हमें देखने को मिल जाएगी। इसको मैं बंद करता हूँ एंड इसको एक बार मैं रन करता हूँ या फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए एक्टिव प्रोफाइल कहीं पे रहेगा, कौन सा प्रोफाइल हमारा एक्टिव है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए तो प्रोफाइल
वन प्रोफाइल इज एक्टिव, दैट इज डे प्रोफाइल। तो जो प्रोफाइल हमने यहाँ पे मेंशन किया रहेगा वो हमें यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इनेबल क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इन अ स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन। अभी क्रॉस ओरिजिन क्या होता है कि हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, ठीक है, जो कि एक्सेसिबल है पोर्ट नंबर 8080। अभी कोई आउटसाइडर एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करना है, राइट, हमारे एप्लीकेशन को, तो हम लोग कैसे एक्सेस करेगा, वो पोर्ट नंबर 8080 पे एक्सेस कर पाएगा। बट CORS क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। हम लोग अपने रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं अक्रॉस अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे क्या होगा, और अक्रॉस अ डिफरेंट पोर्ट नंबर बोल सकते हैं। तो वहाँ पे सपोज लोकल होस्ट 8080 से हमारा एप्लीकेशन जो रन कर रहे हैं वो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट समझ लीजिए। फिर क्या होगा, सपोज हमारे पास क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है। क्लाइंट 1 चाहता है कि पोर्ट नंबर 9090 से एक्सेस करे, क्लाइंट 2 चाहता है कि पोर्ट नंबर 9091 से एक्सेस करे। तो उन दोनों पोर्ट नंबर को हमें अपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हमारे लोकल एप्लीकेशन है कि जो हमारा एक्चुअल रनिंग एप्लीकेशन है वहाँ पे हमें क्रॉस ओरिजिन एनोटेशन का यूज़ करके वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे जो पोर्ट नंबर 9090 है एंड 9091 है दोनों को एक्सेस दो, एंड वो दोनों जो हमारे एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन इनेबल CORS in a Spring Boot application by configuring it in your controller method using @cross origin और by configuring it globally using CORS registry। ये क्या कहना चाहता है, सपोज आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है सिर्फ एक कंट्रोलर के ऊपर, तो क्या करेंगे आप @cross origin यूज़ कर लेंगे, और आपको ग्लोबली यानी कि पूरे एप्लीकेशन का ही एक्सेस देना है उस पोर्ट पे, तब क्या करेंगे, ग्लोबली जो है वो क्रॉस ओरिजिन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम लोग एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज। तो यहाँ पे मैंने एक कोडमिथ किया है, एक कोडमिथ क्लाइंट किया है। सो कोडमिथ के अंदर ये अपना एक्चुअल एप्लीकेशन है, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए माई एप्लीकेशन। सो माई एप्लीकेशन के अंदर ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है। इसके अंदर मैंने रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़ किया एंड गेट मैपिंग के अंदर मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। तो जब भी मैं ये एक्सेस करूँगा @access, तो क्या रिटर्न करेगा मुझे, वेलकम टू कोडमिथ चैनल। एंड यहाँ पे जो है ये जो कॉन्फ़िगरेशन किए ना, ये हम लोग ग्लोबली किए हैं। तो ग्लोबली में क्या करना पड़ेगा, मुझे MVC कॉन्फ़िगरेटर का बीन क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उसके अंदर जो मेथड होता है @add कोड मैपिंग। सो रजिस्ट्री के अंदर यहाँ पे जो है मुझे ऐड मैपिंग, एंड मैपिंग के अंदर जो भी URL को मुझे एक्सेस देना रहेगा उसको मैं एक्सेस दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने हर एक मैपिंग को एक्सेस दिया, यानी कि जितने मैपिंग मैंने क्रिएट किए सबको मैंने एक्सेस दिया है ऑन दिस पोर्ट, यानी कि ये पोर्ट से जितने भी मैंने यहाँ पे सपोज स्लैश एक्सेस किया है तो स्लैश एक्सेस को भी एक्सेस मिल जाएगा फ्रॉम दिस पोर्ट नंबर। और आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक और क्रिएट किया है माई कोडमिथ क्लाइंट। सो इस क्लाइंट को एक्सेस करना है। सो क्लाइंट जो है ना, कोडमिथ क्लाइंट, ये एक्सेस कर रहा है फ्रॉम 9090 पोर्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आते हैं रिसोर्स में एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। सो ये दिस इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 9090, एंड यहाँ पर ना मैंने एक home.html क्रिएट किया है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना div क्लास कंटेनर ने क्रिएट किया है, यहाँ पे बटन डाला है मैंने। तो इस बटन के हिट पे हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड यहाँ पर portal.js में देखिए मैंने यहाँ पे एक इवेंट ऐड किया है कि इसके क्लिक पे, एक्सेस पोर्टल के क्लिक पे क्या करो, एक एजेक्स हिट करो। इस एजेक्स मेथड में आप चेक करेंगे मैं क्या हिट कर रहा हूँ, लोकल होस्ट 8080, जो कि ये एप्लीकेशन रनिंग है माई पोर्टल, ये 8080 पे एक्सेस है, और हम लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं, एंड पॉइंट /access। तो इसके बेसिस पे जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको रन करता हूँ, रन दिस वन 8080 पे रनिंग हो रहा है। फिर मैं करूँगा इसको स्टार्ट, राइट क्लिक रन। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन जो है वो 9090 पे स्टार्ट होगा, 9090। अभी आता है वेब ब्राउजर में, और वहाँ से हम लोग जो इसको हिट करेंगे, ठीक है। सो लोकल होस्ट 9090 पे आ गया, एंड इस पर जब क्लिक करेंगे देखिए वेलकम टू कोडमिथ यूट्यूब चैनल। सो इस पोर्ट नंबर से मैं जो एक्सेस कर रहा हूँ वो कौन सा एक्सेस कर रहा हूँ, 8080 जो पोर्ट नंबर पे एप्लीकेशन रनिंग है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। सो इस तरीके से हमारा जो क्रॉस ओरिजिन है वो काम करता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्प्रिंग बूट डेटा JPA।
Spring Boot Data JPS simplify databases access using the Java Persistence API or called as JPA by providing pre-configured Spring Beans and reducing the amount of boilerplate code required for data access। यानी कि हम लोग क्या स्प्रिंग बोर्ड डेटा जेपी का यूज़ करके हम लोग जो जितने भी हम लोग इंसर्ट क्वेरी करना है, कहने की CRUD ऑप्शन परफॉर्म करना है, क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, वो चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग आवर इनबिल्ट डेटा जेपी कंसेप्ट। उसके बदले हमें ना ही क्वेरी लिखने की जरूरत है, बड़ी बड़ी क्वेरी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हैंडल कर लेता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसको हम लोग बंद कर देते हैं और ये दोनों को हम लोग अभी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रहेंगे pom.xml में एंड pom.xml के अंदर आपको जो है डेटा जेपीए प्लगइन को यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये वाला डेटा जेपी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपी। एंड इसके बेसिस पे अगर आपने सपोज रिपोजिटरी क्रिएट किए हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ रिपोजिटरी एंड इस रिपोजिटरी में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फाइंड बाय फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैंने कोई भी क्वेरी यूज़ नहीं किया। ये क्या करेगा, जस्ट हम लोग जो फर्स्ट नेम पास करेंगे उसके बेसिस पे हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ना ही हमें बहुत सारे कोड लिखने की जरूरत है, ना ही बहुत सारे क्वेरी लिखने की जरूरत है, ये हमारा स्प्रिंग बोट फ्रेमवर्क जो उसको हैंडल कर लेता है। नाउ व्हाट इज द स्प्रिंग बोट डेटा रेस्ट एंड हाउ डज इट वर्क। अभी ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझिए। देखिए, Spring Boot Data REST is a feature that exposes Spring Data repository as a RESTful endpoint, allowing you to perform CRUD operation on domain object over HTTP। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कोड में आता हूँ, कोड में आया एंड इस चीज़ को यूज़ करने के लिए Spring Data REST API को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेस्ट। एंड जब आप जाएंगे रिपोजिटरी में तो वहाँ पर मैंने रिपोजिटरी रेस्ट रिसोर्स एनोटेशन यूज़ किया। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कलेक्शन रिसोर्स जो है यहाँ पे स्टूडेंट डाला है एंड पाथ जो है वो स्टूडेंट डाला है। तो जब इस कोड को मैं रन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा जो है ये यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, रन एंड पोर्ट नंबर 8080 चालू है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे 8080। देखिए जब मैं 8080 पे हिट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स करके आ रहा है एंड यहाँ पे प्रोफाइल्स आ रहा है। तो ये हो गया प्रोफाइल्स का इन्फॉर्मेशन। अगर हमें लेना रहेगा तो ये यूआरएल हम लोग हिट कर सकते हैं। एक बार देखते हैं क्या आता है। देखिए प्रोफाइल्स का हिट किए तो प्रोफाइल्स में ये आ रहा है हमारा सेल्फ प्रोफाइल्स एंड स्टूडेंट प्रोफाइल्स। तो स्टूडेंट प्रोफाइल्स को हिट करने के लिए हम लोग ये यूआरएल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है डेटा रेस्ट का यूज़ करके हम लोग अपने कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एंड आप यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने इस एंड पॉइंट को स्पेसिफाई किया था, पेज साइज एंड सॉर्टिंग, आप देखेंगे कोड में। यहाँ पे आता हूँ, देखिए पेज एंड सॉर्टिंग डिपोजिटरी। सो पेज एंड सॉर्टिंग डिपोजिटरी के बेसिस पर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो एंड पॉइंट्स है ना, इसको भी एक बार हम लोग हिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए सो इसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अगर मैं इसको पोस्टमैन में जाके हिट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग पोस्ट इसको जूम करते हैं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो जब मैं /स्टूडेंट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे /स्टूडेंट डिस्क्रिप्टर में फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एज हो गया, जो कि हमने क्रिएट किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे गेट स्टूडेंट करके मेथड है एंड फाइंड बाय फर्स्ट नेम है। तो ये मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। तो जितने भी मेथड हमने डिक्लेयर किया था और किसके बेसिस पे फाइंड बाय फर्स्ट नेम करेंगे, तो नेम जो है वो फर्स्ट नेम है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज है अपना स्प्रिंग डेटा रेस्ट का। नाउ हम लोग वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसको समझ लेते हैं। सो व्हाट इज स्प्रिंग बूट एम्बेडेड वेब सर्वर सपोर्ट एंड व्हाट सर्वर्स आर सपोर्टेड। अभी देखिए हम लोग स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशन को रन करते हैं और स्प्रिंग के फ्रेमवर्क को रन करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है मैनुअली टॉमकेट सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बट स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में इनबिल्ट टॉमकेट सर्वर होते हैं, जेटी सर्वर होता है, जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। सो स्प्रिंग बूट सपोर्ट एम्बेडेड वेब सर्वर लाइक अपाचे टॉमकेट हो गया, जेटी हो गया,
गया, अंडरटॉ हो गया, दिस सर्वर कैन बी इंक्लूडेड एज डिपेंडेंसी एंड स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर देम बेस्ड ऑन योर क्लास पाथ। तो जो भी हम लोग डिपेंडेंसी में और क्लास पाथ में मेंशन किए रहेंगे कि हमें जो यूज़ करना है, सपोज जेटी, तो जेटी का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगर हमें यूज़ करना है टॉमकैट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टॉमकैट ही यूज़ करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे कंसेप्ट समझ में आ गए रहेंगे। अभी आगे के 10 क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्टर पैरेंट। तो थोड़ा सा कंसेप्ट में इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, वापस से देख लेते हैं। स्प्रिंग बूट स्टार्टर पैरेंट इज अ स्पेशल फॉर्म यानी कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन एंड डिपेंडेंसी फॉर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। इट ऑफन यूज एज अ पैरेंट फॉर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो हमने pom.xml में स्प्रिंग बूट स्टार्टर पैरेंट एंड उसका वर्जन स्पेसिफाई करना पड़ता है, एंड फिर उसके अंदर जितने भी डिपेंडेंसी टैग रहेंगे उसके अंदर हम लोग मल्टीपल डिपेंडेंसी टैग रहेंगे। ठीक है, सो जितने भी डिपेंडेंसी को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, जो भी पैरेंट में वर्जन स्पेसिफाई किए हैं उसके बेसिस पे सारे जार फाइल हम लोग एप्लीकेशन में लोड करते हैं और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हाउ डू यू क्रिएट रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन स्प्रिंग बूट? टू क्रिएट अ रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन स्प्रिंग बूट यू कैन क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास विथ @REST controller annotation and define a method that handle HTTP request using annotation like get mapping and post mapping। सो मैं यहाँ पे आता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर में, इसको हम लोग बंद करते हैं कंट्रोलर, एंड देखिए सो जब भी हमें रेस्टफुल वेब सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा @REST controller annotation, देन @request mapping। रिक्वेस्ट मैपिंग का मतलब होता है कि इस कंट्रोलर तक आने के लिए हमारा ये पाथ यूज़ करना है, एंड इस मेथड तक आने के लिए हमें सपोज ये मेथड का काम क्या है, पोस्ट करना, यानी कि डेटा को सेव करना डेटाबेस में या फिर हमें डेटा को कैप्चर करना। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे @post mapping /add, यानी कि इस मेथड तक जाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे /student/add। अगर डेटा को रिट्राइव करना है तो हम लोग गेट मैपिंग यूज़ करेंगे एंड वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एंड गेट मैपिंग यहाँ पर भी है, ये है बेसिस ऑफ आईडी, यानी कि अगर हमें डिटेल्स फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन आईडी तो हम लोग इस तरीके से पाथ वेरिएबल कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट डेव टूल्स एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल ड्यूरिंग डेवलपमेंट? Spring Boot Dev Tools is a set of tools that improve the development experience, including automatic application restart, remote debugging, and live rendering of template। ये कंसेप्ट उतना इन डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। आप ये समझिए कि जब भी हमें ऑटोमेटिक एप्लीकेशन रिस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर रिमोट डिबगिंग करना पड़ेगा, उस टाइम पे हम लोग डेवलपर टूल्स, डेव टूल्स का मतलब होता है डेवलपर टूल्स, यानी कि डेवलपर के टास्क को इजी करने के लिए हम लोग डेव टूल्स का यूज़ करते हैं। एंड ये डेव टूल्स क्या है, एक जार फाइल है, तो हमारे एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर हमें डेव टूल्स को यूज़ करना है। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, और इंटरव्यू में अगर आप इंटरमीडिएट लेवल में है या फिर बिगिनर लेवल में, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ स्प्रिंग बूट टेस्ट मॉड्यूल। अभी क्या होता है ना, अगर हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं एंड हमारा प्रोजेक्ट है सपोज स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के ऊपर, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना मोस्टली सब लोग बोलते हैं भाई टेस्ट केसेस लिख दो इस चीज़ को चेक करने के लिए, फिर इस मेथड को चेक करने के लिए। तो टेस्ट केसेस का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी मेथड क्रिएट किया है और जो भी मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट था, कोड लिखने के पहले और कोड लिखने के बाद हमारा टेस्ट केसेस फेल नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग जो कोड को टेस्ट करेंगे मैनुअली वो हमारा जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अगर कोड में दिखाऊं, इसको हम लोग करते हैं बंद। यहाँ पे आप देखेंगे SRC मेन और SRC टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट के अंदर हम लोग अगर सपोज कंट्रोलर करना है टेस्ट, तो कंट्रोलर टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी क्लास फाइल अगर टेस्ट करना है तो हमें वहाँ पे क्लास फाइल को टेस्ट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग पैकेज सिमिलर वे में, और डिफरेंट एनोटेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सपोज यहाँ पे जस्ट एक सैम्पल टेस्ट क्लास है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसका हमें डमी टेस्ट क्लास अपना स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो है वो क्रिएट करके देता है। बट फॉर एग्जांपल अगर सपोज स्टूडेंट कंट्रोलर चेक करना है कि हम लोग जब ये हिट करते हैं तो प्रॉपरली जो है हमारा रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर जब हम लोग गेट मेथड को हिट करते हैं ऑन दिस URL और दिस पाथ तो हमारा डेटा फाउंड सक्सेसफुली जो है वो बॉडी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग टेस्ट केसेस। स्प्रिंग बूट टेस्ट प्रोवाइड यूटिलिटी and annotation for testing Spring Boot application. It allows you to write tests that load a Spring context and test various components of your application. How can you externalize configuration and Spring Boot? So you can externalize configuration by
using properties or YML file outside your application code. Spring Boot allow you to specify different profiles and override properties based on active प्रोफाइल। इसका मतलब क्या करना चाहता है कि एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका कुछ फाइल ऐसे हैं जो कि आपके सिस्टम में नहीं है बट कहीं पे और है, तो उस प्रॉपर्टी को लोड करने के लिए, यानी कि जो आपके पास इंटरनल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है फॉर एग्जांपल, बट आप चाहते हैं कि वो हम लोग यूज़ ना करें, हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करें, तो उसको यूज़ करने के लिए एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको यूज़ करके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं बाय आवर ऑन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। फिर कोई भी फाइल की बात करें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ @AutoWire एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। आप जब भी जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए ये क्वेश्चन आप फेस करेंगे ही करेंगे। सो द ऑटोवायर एनोटेशन इज यूज फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, allowing Spring to automatically wire the required beans into your classes, reducing manual bean management। अभी देखिए इन शॉर्ट में बताऊँ, ऑटो वायर, तो ऑटो वायर वर्ड से मालूम पड़ता है हम लोग कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, फिर ऑटो वायर कर रहे हैं। तो पहले क्या होता है, हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें उसका सपोज स्टूडेंट का बीन क्रिएट करना है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। बट इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में जो है हम लोग ऑटो वायर एनोटेशन का कंसेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो उस कंसेप्ट का यूज़ करके हमें जो मैनुअल बीन मैनेजमेंट जो हम लोग खुद से करते थे, बीन मैनेजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड सपोज स्प्रिंग बीन डॉट एक्सएमएल फाइल होता था स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, वहाँ पे हम लोग हर एक बीन को क्रिएट करते थे। बट यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है बीन हमारा क्रिएट हो जाता है बाय आवर स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, एंड उस बीन को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑटोवायर एनोटेशन का। दैट्स इट, इतना ही सिंपल बोल देंगे आप, चल जाएगा हमारा इंटरव्यू। ठीक है, हाउ कैन यू हैंडल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन? इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ऑन IntelliJ IDEA। पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यू कैन हैंडल एक्सेप्शन इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बाय यूजिंग द exception handler annotation in your controller and creating custom exception class or implements global exception handling using controller advice। So controller advice एक ऐसा annotation है जिसका यूज करते हैं हम लोग ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। एंड एक्सेप्शन हैंडलर क्या होता है, अगर सपोज किसी हम लोग मेथड से थ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन को, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कंट्रोलर एडवाइस जो क्लास हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हम लोग उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड वहाँ पे से एक रीडेबल फॉर्मेट में हम लोग एरर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं यूजर को, जिससे उसको समझ में आ जाए कि क्या इशू आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोड के साथ समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर में जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे ना, जब मैं /get/id कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। ये कोड मैंने इसी तरीके से लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सपोज मैं एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बिकॉज जब मैं सर्च कर रहा हूँ इस ID से तो मेरे पास डेटाबेस में सपोज वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर में, यहाँ पे एक्सेप्शन, यस स्टूडेंट एक्सेप्शन कंट्रोलर, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @controller advice एनोटेशन का। एंड मैंने एक यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि एक्सटेंड करेगा रन टाइम एक्सेप्शन को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे उसको एक्सटेंड करना चाहिए रन टाइम एक्सेप्शन को, और जो हमारा स्टूडेंट एक्सेप्शन कंट्रोलर एडवाइस है वहाँ पे हमें यूज़ करना है @exception handler, एंड उसका वैल्यू स्पेसिफाई करना है, यानी कि जो भी एक्सेप्शन हमें कैच करना है वो यहाँ पे कैच होगा। तो जो स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर हम लोग उस टाइप का एक्सेप्शन अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो ये जो मेथड है वो उसको कैच करेगा, एंड यहाँ से हम लोग यूज़र को दिखा सकते हैं कि हाँ भैया स्टूडेंट नॉट फाउंड विथ कॉज, और जो भी मैसेज हमें दिखाना रहेगा वो मैसेज हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज है ना, ये मैसेज क्या दिखेगा हमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर में, एंड यहाँ पे मैं ये मैसेज को थ्रो कर रहा हूँ ID दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटाबेस। अभी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और ये एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सो हमारा एप्लीकेशन वापस से स्टार्ट हो गया है। पोर्ट नंबर 8080 पे मैं आता हूँ /get/1 करूँगा। सो मैं आ गया पोस्टमैन में, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ /students/get/1 एंड अब मैं हिट करता हूँ। देखिए
स्टूडेंट नॉट फाउंड विथ कॉज ID1 नॉट प्रेजेंट इन द डेटाबेस। तो ये मैसेज क्या है, काफ़ी रीडेबल फॉर्मेट में है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाता है यूजर कि हाँ भैया ये जो मैसेज है इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ID1 जो हम लोग चाहते हैं कि रिट्राइव करना डेटाबेस से वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप आपको एक्सेप्शन हैंडलर का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से और हैंडलिंग एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अभी हमारा 2 ही क्वेश्चन मार्क किए। एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर लॉगिंग। अभी लॉगिंग का यूज क्या होता है, सपोज हमारे पास एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं अपने कंपनी में। अभी क्या होता है ना, लॉग का यूज क्या होता है कि सपोज कभी कभार कोई इशू आ गया तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए और फ्लो को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉगर का। एंड लॉगर में क्या करते हैं, हम लोग हर एक मेथड में जाके कुछ ऐसी डिटेल्स प्रिंट करते हैं, फिर कुछ ऐसे मैसेज प्रिंट करते हैं जिसके बेसिस पे मालूम पड़ जाए कि एरर को हम लोग कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक फास्टर वे है एक एरर को डिबग करना। ठीक है, हम लोग लॉग को एक्सपोर्ट करते हैं, उस लॉग में जाके हम लोग सारे चीज़ को चेक करते हैं कि कहाँ तक हम लोग गए हैं और किस स्टेप पे हमें एक्सेप्शन थ्रो किया है और कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया है वो हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग लॉगिंग मैकेनिज्म। ये कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लॉगिंग मैकेनिज्म को। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिए। स्प्रिंग बूट यूजेस कॉमन लॉगिंग फ्रेमवर्क बट इट कैन बी कॉन्फ़िगर टू यूज अदर लॉगिंग फ्रेमवर्क लाइक log4j और SLF4j. You can configure logging label and appenders in the application.properties और application.yml. So logging mechanism में कितने टाइप होते हैं, एक होता है वार्निंग होता है, एक होता है एरर होता है, एक होता है फिल्टर होता है, एक होता है इन्फो होता है, एक होता है एरर। सो ये 4-5 जो है उस चीज़ को हम लोग लॉग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। सो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे रिसोर्स के अंदर, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना लॉगिंग लेबल एंड देन ORG फ्रेमवर्क में जो है इन्फो को हम लोग कर रहे हैं। ये हो गया हाइबरनेट का, यानी कि जब हम लोग हाइबरनेट का क्वेरी रन होगा ना उस टाइम पे हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ बंद, यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज ये हाइबरनेट का इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ये हो गया हाइबरनेट का। तो ये हाइबरनेट का जगह भी यूज़ करेंगे तो भी हम लोग इन्फो को ही प्रिंट कर रहे हैं, और हमारा नॉर्मल अगर स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में भी कोई डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं तो ये इन्फो ये आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ इन्फो यहाँ पे प्रिंट हो गया आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लॉगिंग को, अगर सपोज इन्फो है कॉमा करके हम लोग यहाँ पे अगर हमें वार्निंग करना है तो वार्निंग को भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी अब रहने देते हैं यहाँ पे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्रिंग बूट async एनोटेशन। अभी async एनोटेशन क्या होता है, तो async एनोटेशन इज यूज्ड टू मार्क अ मेथड एज asynchronous allowing it to be executed in a separate thread. It is useful for handling a task that can be performed in the background to improve application responsiveness. इस कंसेप्ट को मैं आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो async एनोटेशन की अगर बात करें तो ये होता है एक asynchronous मेथड। तो हम लोग एक बीन क्रिएट करते हैं एंड वो एनोटेशन का यूज़ करके, और वो बीन का यूज़ करेंगे हम लोग अपने मेथड के ऊपर उसको असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करने के लिए बैकग्राउंड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ। सो आप यहाँ पे देखेंगे ना, मैंने एक बीन क्रिएट किया है स्प्रिंग async कॉन्फिग। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्फिग फाइल के अंदर देखेंगे एंड यहाँ पे मैंने थ्रेड पुल टास्क एग्जीक्यूटर करके उस बीन को नाम दे दिया है। एंड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि हाँ कोड पुल साइज कितना रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, थ्रेड नेम प्रीफिक्स क्या रहेगा, async रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड मैंने यहाँ पे गिटअप लुक सर्विस क्रिएट किया है। एंड गिट लुकअप सर्विस में मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गिट का API हिट कर रहा हूँ। ये अपना जो है वो पब्लिक API है जहाँ पे यूज़र नेम पास करने के बेसिस पे उसका डिटेल्स हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी डिटेल्स रहेंगे उसको हम लोग ले सकते हैं बेस्ड ऑन यूज़र नेम। एंड यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आएगा उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जब जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे मैं गिटअप लुक सर्विस का फाइंड यूज़र कॉल कर रहा हूँ एंड फाइंड यूज़र को मैंने async एनोटेशन से डिक्लेयर किया, यानी कि ये होगा बैकग्राउंड में रन। ठीक है, तो बैकग्राउंड में रन होगा एंड यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ कोडमिथ का एंड एक जावा टेकी है उसका मैं पास कर रहा हूँ एंड उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है यूज़र क्लास। इस यूज़र क्लास में मैं सिर्फ 4 प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे जेसन में प्रॉपर्टीज होते हैं बट मैपिंग जो है मैं सिर्फ 4 के साथ कर रहा हूँ। अभी मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा ना, तो कोडमिथ गिट का एंड जावा टेकी जो जेटी है उसके यूज़र नेम के बेसिस पे जो डिटेल्स मुझे मिलेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से डिटेल्स मुझे मिलेंगे। तो मैं नेम को ले रहा हूँ, टाइप को ले रहा हूँ,
ईमेल आईडी को ले रहा हूँ और बायो को ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है गिटहब रिपोजिटरी में हम लोग डालते हैं। तो उसको एक बार देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। तो कोड को रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग। देखिए लुकिंग फॉर कोडमिथ, सो यहाँ पे लुकिंग फॉर कोडमिथ गिट आया, लुकिंग फॉर जावा टेकी। तो ये क्या हो गया, दोनों को साथ में देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम लोग पहले टास्क का वेट कर रहे हैं तो पहला टास्क तो चलेगा हिट करने के लिए, दूसरा टास्क भी चलेगा हिट करने के लिए, एंड उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स जैसे हमें मिला वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यूज़र का नेम क्या है, कोडमिथ, टाइप क्या है यूज़र, ईमेल मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए नल आ रहा है, एंड यहाँ पे हेलो एवरीवन वेलकम टू कोडमिथ रिपोजिटरी, हेयर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग कोड। तो ये मैंने बायो जो है अपने चैनल का जो कोडमिथ का गिटहब रिपोजिटरी वहाँ पे स्पेसिफाई किया है। वही आप जावा टेकी का देखेंगे, दिस रेपो हेल्प अस टू फाइंड ऑल सोर्स कोड ऑफ माय यूट्यूब चैनल अपलोडेड वीडियो। तो ये जो है जावा टेकी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे टाइप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है और उनका ईमेल आईडी भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैं 10 चीज़ पास कर दिया, 10 यूजर नेम, तो क्या होगा, एक का जो है आउटपुट का वेट नहीं करेगा, यानी कि अगर फर्स्ट यूआरएल हिट हुआ है तो उसके रेस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा, सेकेंड यूआरएल ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा और बाद में हम लोग सबको जो है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग हर एक डिटेल्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो असिंक्रोनस का काम यही होता है, बैकग्राउंड में टास्क को एग्जीक्यूट करना। तो आई होप कैसे इंप्लीमेंट करना है आप समझ गए होंगे। पहले तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, @bean करके बीन में हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे जो क्लास है @configuration और एनोटेशन यूज़ करना है @enable async। ये चीज़ को ध्यान में रखिए और जो भी हमने यहाँ पे बीन क्रिएट किया है उसको हमें अपने मेथड के ऊपर स्पेसिफाई करना रहेगा एंड उसके बेसिस पे हमारा जो है बैकग्राउंड में टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, how do you schedule task in Spring Boot application? So you can schedule a task using @schedule annotation on method in Spring Boot. These methods will run periodically based on the specific schedule. So हमें क्या यूज़ करना है, @schedule annotation का, एंड टोटल 4 टाइप में हम लोग जो है और 4 वे में हम लोग अपने शेड्यूल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, और या फिर जो भी टास्क परफॉर्म करना है उस टास्क को हम लोग 4 डिफरेंट वे में शेड्यूल कर सकते हैं। सो पहला है शेड्यूलिंग का टास्क विथ फिक्स्ड रेट, यानी कि एक सपोज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ 2-2 सेकेंड में रन करना है, फिर 3-3 सेकेंड में रन करना है, तो वो फिक्स रेट के बाद ही हमारा जो टास्क है वो रन होगा। शेड्यूलिंग अ टास्क विथ फिक्स डिले, यानी कि हम लोग इतने सेकंड के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन शेड्यूलिंग अ टास्क विथ फिक्स रेट एंड इनिशियल डिले, यानी कि जब हमारा टास्क स्टार्ट होगा तो पहले इतने सेकंड का वेट करेगा और फिर हमारा टास्क स्टार्ट होने वाला है। शेड्यूलिंग अ टास्क यूजिंग क्रोन एक्सप्रेशन। क्रोन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमें सपोज इस डेट को एग्जीक्यूट करना है, इतने मिनट को एग्जीक्यूट करना है, इतने सेकंड पे एग्जीक्यूट करना है या फिर ये डे को एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम लोग क्रोन एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जो है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये वाला शेड्यूलिंग अ टास्क विथ फिक्स्ड रेट। सो इस कोड में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ पर शेड्यूलर में जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट शेड्यूलर, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया @schedule एनोटेशन का यूज़ करेंगे ऑन अ मेथड नेम। एंड यहाँ पे मैं जो आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पे @enable scheduling एनोटेशन का यूज़ करना है, तो ये ध्यान में रखिएगा, @enable scheduling ऑन आवर एप्लीकेशन क्लास फाइल। और शेड्यूलर जो भी हम लोग मेथड क्रिएट करेंगे, अगर सपोज अलग से हम लोग कोई क्लास फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे @component एनोटेशन का यूज़ करना है। और सपोज ये मेथड है तो इस मेथड के ऊपर मैंने क्या किया, फिक्स रेट इज इक्वल टू 2000, ये जो है वो मिली सेकेंड में है, तो हर एक 2 सेकेंड के बाद जो है हमारा यहाँ पे ये कंसोल में बार बार प्रिंट होगा। अगर मैं कोड को रन करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको हर एक कंसेप्ट समझा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे ये इसको हिट कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट होना चालू हो गया है। तो देखिए हर एक 2-2 सेकेंड में यहाँ पे जो है 43 सेकेंड्स हो गया, 45 पे हो गया, 47 पे हो गया, तो हर एक 2 सेकेंड देखेंगे ना, यहाँ पे 43 है राइट, फिर यहाँ पे क्या है 45 है, फिर 47 है, तो ये 2-2 सेकेंड में हमारा एप्लीकेशन जो है वो उस टास्क को और उस शेड्यूल को परफॉर्म कर रहा है। तो इस वे में जो है हम लोग शेड्यूलर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं डिले, तो यहाँ पे एक डिले करके भी होता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड डिले, ठीक है, तो फिक्स डिले का यूज़ कर सकते हैं या फिर इनिशियल डिले का यूज़ कर सकते हैं। इस वे में हम लोग अपने एप्लीकेशन को जिस टाइप में हमें कॉन्फ़िगर करना है हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। इसका मैं पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। पार्ट 2 में भी मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन कवर करके दूंगा और इसी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ एक अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।